दोस्तों, रेजिडेंशियल मकान को बेचते समय या खरीदते समय सबसे पहले आपको अपने कैपिटल गेन टैक्स की पूरी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं तो एक बहुत बड़ी कैपिटल गेन टैक्स की अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो सकती है। तो आप ये भी सोच सकते हैं सर, कैपिटल गेन तो प्रॉपर्टी को बेचते समय आता है, खरीदते समय थोड़ा आता है। तो कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी कभी कभी नई प्रॉपर्टी खरीदते समय भी आ सकती है। कैसे? आपने अभी कुछ समय पहले 12-15 महीने पहले आपने एक मकान खरीदा था। उस मकान को खरीदते समय आपने कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन ली थी। अब 12-15 महीने बाद फिर से आप एक नया मकान खरीद रहे हैं, तो जो आप पहले एग्जम्पशन ले चुके हैं वो आज टैक्सेबल हो सकती है। तो कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी केवल प्रॉपर्टी को, कैपिटल एसेट को बेचते समय नहीं आती, कभी कभी खरीदते समय भी आ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट में दो बहुत ही यूनिक, बहुत ही आइडेंटिकल डिडक्शंस हैं, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, या अब हम यूं कहें नए इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार सेक्शन 82 और सेक्शन 86 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इन दोनों डिडक्शंस के प्रोविजंस में बहुत कंफ्यूजन है। समझ में ही नहीं आता कि आपको कौन सी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आजकल दिल्ली एनसीआर में, मेट्रो सिटीज़ में 12-15 करोड़ रुपए के घर एक हफ्ते में ही विदिन 1 डे बुक हो जाते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बुक हो जाता है। तो ऐसे में आपको घर खरीदते समय अथवा घर बेचते समय सबसे पहले आपको एक बहुत साइंटिफिक, एक बहुत ही मोस्ट एस्टिमेटेड बेसिस पर आपको एक कैलकुलेशन करनी है कि इसकी कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी आपके हाथ में क्या आने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है सेक्शन 54, सेक्शन 54F पर। अब सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के बीच में कन्फ्यूजन्स क्या हैं? कन्फ्यूजन इन दोनों सेक्शंस की जो ड्राफ्टिंग है, इन दोनों सेक्शंस में सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज डिस्कस करते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है? नंबर 1, दोनों ही सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर एग्जम्पशन की बात करते हैं। दोनों ही सेक्शन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ही बात करते हैं। दोनों ही सेक्शन में नए मकान को खरीदने को लेकर, नए मकान को कंस्ट्रक्ट करने को लेकर जो टाइम लिमिट्स हैं 2 साल की, 3 साल की, दोनों में ही सेम है। दोनों के दोनों सेक्शंस में आज के दिन मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की एक कैप लगी हुई है। दोनों ही सेक्शंस में जो आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो एक रेजिडेंशियल मकान है। तो इन 5-6 सिमिलरिटीज के कारण किसी भी टैक्स पेयर को ये दोनों सेक्शन एक जैसे ही नजर आते हैं, जबकि इन दोनों सेक्शंस में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सब्सटेंशियल फर्क है। वो फर्क हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम कहेंगे सेक्शन 54, सेक्शन 54F की डिडक्शन या नए इनकम टैक्स एक्ट में। अब हमें नए इनकम टैक्स एक्ट पर धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है। तो नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54 को अब सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा और सेक्शन 54F की डिडक्शन को नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 86 की डिडक्शन कहा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कम से कम 6 से 7 डिफरेंस एनालाइज करेंगे सेक्शन 82 एंड सेक्शन 86 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे पहला ओरिजिनल एसेट क्या है? सेक्शन 54 की डिडक्शन आपको तब मिलती है जब आप जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेच रहे हैं वो एक रेजिडेंशियल हाउस है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो किसी एक लैंड एंड बिल्डिंग, किसी एक रेजिडेंशियल मकान को बेचकर आपको अगर डिडक्शन लेनी है कैपिटल गेन्स की, तो आपको फिर से दोबारा एक नया रेजिडेंशियल मकान ही लेना है आपको। तो पुराने मकान से पैदा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दोबारा से री इन्वेस्ट करना है एक नए रेजिडेंशियल मकान में। ये बेसिक स्कीम है सेक्शन 54 की, या यूं कहें सेक्शन 82 की। जबकि सेक्शन 54F जो दूसरी डिडक्शन है, या सेक्शन 86, इसमें क्या होता है, आपको किसी प्रकार का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, किसी भी प्रकार का।
लेकिन यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक रेजिडेंशियल मकान से पैदा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल मकान के अलावा कहीं से भी आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने कोई दुकान बेची यानी कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, आपने गोल्ड बेचा, शेयर्स बेचे, पेंटिंग बेची, कुछ भी बेचा आपने रेजिडेंशियल मकान को छोड़कर, तो यहीं इन दोनों सेक्शंस के बीच में इतना बड़ा फर्क है कि सेक्शन 54 की अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो जिस प्रॉपर्टी को आज आप बेच रहे हैं वो एक मकान होना चाहिए, और यदि आपको सेक्शन 54F की डिडक्शन लेनी है तो आप जिस प्रॉपर्टी को आज बेच रहे हैं वो एक रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बिगेस्ट डिफरेंस, सेक्शन 54 की डिडक्शन लेने के लिए, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की डिडक्शन लेने के लिए आपको केवल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट पैदा हुई है, केवल इसी को ही वापस इन्वेस्ट करना है। आपने एक रेजिडेंशियल मकान बेचा, एग्जांपल लीजिए, आपने एक रेजिडेंशियल मकान बेचा 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल मकान बेचने से आपको 1 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब आपको सेक्शन 54 की डिडक्शन लेने के लिए केवल इस 1 करोड़ रुपए को ही वापस इन्वेस्ट करना है, केवल कैपिटल गेन की अमाउंट आपको री इन्वेस्ट करनी है। अगर 1 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 100% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिडक्शन आपको मिल जाएगी सेक्शन 54 के तहत। यदि आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एग्जांपल लीजिए 70 लाख रुपीस की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 70 लाख रुपीस की आपको सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी 30 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल कैपिटल गेन रह जाएगा। तो सेक्शन 54 में आपको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को ही फिर से री इन्वेस्ट करना है, जबकि सेक्शन 54F की बात करते हैं। सेक्शन 54F एक अलग फुटिंग पे चलता है, वो स्कीम ही डिफरेंट है। सेक्शन 54 कहता है आपको कहीं से किसी प्रकार से भी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पैदा हो गया है रेजिडेंशियल मकान को छोड़कर, तो अब आपको इसका नेट कंसीडरेशन, यदि आप नई प्रॉपर्टी में, नए मकान में इन्वेस्ट कर देंगे, सेक्शन 54 सेक्शन 54F दोनों में ही जो नई एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक रेजिडेंशियल मकान ही होना चाहिए। तो सेक्शन 54F की स्कीम क्या है, यदि आपको जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको 100% नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करना है। एक एग्जांपल लें, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई गोल्ड दुकान या कोई शेयर्स आपने 4 करोड़ रुपए के बेच दिए। 4 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचने से, गोल्ड बेचने से आपको 2 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके हाथ में आ गया है। अब आपको 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ना कि 2 करोड़ रुपए। तो यदि आप 4 करोड़ रुपए फिर से दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे एक नए मकान में, तो आपको 2 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यदि आप 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 3 करोड़ करते हैं, 2 करोड़ करते हैं या 1 करोड़ करते हैं, तो आपको सेक्शन 54F की डिडक्शन प्रोपोर्शनेट मिल जाएगी। एग्जांपल लीजिए, आपने 4 करोड़ रुपए की कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है मकान को छोड़कर, जिससे आपको 2 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको आया है। अब आप इस 4 करोड़ रुपए को वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ इमीडिएट कैश की भी जरूरत है, आप 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ एक बेसिक मैथमेटिक इक्वेशन लग जाएगी कि यदि 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पर 2 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको एग्जम्प्ट हो जाता है, आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो 3 करोड़ रुपए का नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करने पर आपको जो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगी वो आएगी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, और बाकी 50 लाख रुपए आपके हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, जिस पर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। तो ये इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इतना बेसिक डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस में। दूर से देखने पर दोनों सेक्शन आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस कभी भी नहीं होते। आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एलिजिबिलिटी निकालनी है कि आप किस ऑप्शन में आप फिट बैठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आप आज तक ऐसा सोचते हैं कि सेक्शन 54 की डिडक्शन ले लो या सेक्शन 54F की डिडक्शन ले लो, तो आप गलत सोचते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस क्या है? सेक्शन 54F में आपको आजकल एक बेनिफिट दिया जाता है वंस इन ए लाइफ टाइम। यदि आपको 2 करोड़ रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो इस 2 करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप एक मकान की बजाय 2 मकान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मस्ट बी लेस देन 2 करोड़ रुपीस। तो आप एक मकान, आपको 2 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, आपने एक मकान खरीद लिया है, एक मकान आपने 80 लाख रुपए का खरीद लिया है, एक मकान आपने 1 करोड़ 20 लाख का कंस्ट्रक्ट कर लिया है, 2 अलग अलग मकान हैं। तो ये ऑप्शन आपको सेक्शन 54F में सेक्शन 54 में आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन सेक्शन 54F में एग्जिस्ट नहीं करता। चौथे डिफरेंस की बात करते हैं। सेक्शन 54 या सेक्शन 54F का डिडक्शन लेने से पहले आपके पास कितने मकान हो सकते हैं? सेक्शन 54 आपको एक पुराने मकान से एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है जिसको आपने फिर से री इन्वेस्ट करना है एक नए मकान में। यहाँ आपके पास पहले से कितने भी मकान हो सकते हैं। टैक्स पेयर के पास पहले से ही 5 मकान हैं, 10 मकान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए एक टैक्स पेयर के पास पहले से कितने भी रेजिडेंशियल मकान हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54F में फिर से एक लिमिटेशन है, जिस नए मकान को आप खरीदने जा रहे हैं उसके अलावा पहले से मैक्सिमम केवल एक मकान ही आपके पास हो सकता है। तो ये चौथा इंटेलिजेंट डिफरेंस है सेक्शन 54 और सेक्शन 54F की स्कीम में। अब हम बात करते हैं 10 करोड़ रुपए की एक अपर कैप की। सेक्शन 54 में और सेक्शन 54F में दोनों में ही सरकार को आपसे टैक्स लेना है। महंगे 15, 20, 25 करोड़ के मकान, ये एक वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के पीछे जो मूल भावना है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक मकान होना चाहिए। He should not be made liable to pay capital gain tax even on his own self-occupied house। और कोई भी सरकार वेलफेयर स्टेट के तहत लार्जर पॉपुलेशन को लेकर चलती है। अगर आप 20-25 करोड़ का 50 करोड़ का मकान ले रहे हैं तो सरकार, अब इस पर कैप लगाया सरकार ने, इस सेक्शन 54 में अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो मैक्सिमम नए मकान, आप चाहें तो नया मकान खरीद सकते हैं 20 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए का। लेकिन सेक्शन 54 का डिडक्शन लेते समय मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए ही मानी जाएगी उस नए मकान की कीमत। इसी तरह से सेक्शन 54F, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, आपके पास जो नेट सेल कंसिडरेशन है, आप नेट सेल कंसिडरेशन को अनलिमिटेड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस पे कैप लगाया गया है कि आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए ही आपको इन्वेस्ट करने दिए जाएंगे नेट सेल कंसिडरेशन से। बाकी पर आपको कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 54F में भी आप एक नया मकान 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का ले सकते हैं, बट जो अमाउंट ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक ही कैप लगा दिया उसके ऊपर। तो ये आपका डिफरेंस। 5वें डिफरेंस की बात करते हैं। अभी अभी आपने एक नया मकान खरीदा है, उस पर आपने कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन ली है सेक्शन 54 के तहत या सेक्शन 54F के तहत। अब आप फिर से आप 2, 4, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद फिर से एक और मकान खरीद रहे हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो सेक्शन 54 में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 54 में क्या था? आपने एक मकान बेचा था, उससे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, कैपिटल गेन की राशि को आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया एक नए मकान में। आप अब 6 महीने बाद, 10 महीने बाद फिर से एक और मकान खरीदने की तैयारी चल रही है आपकी। तो ऐसे में सेक्शन 54 में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नया मकान, एक एडिशनल मकान और भी खरीद सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54F में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 54F में अभी अभी आपने एक रेजिडेंशियल मकान खरीदा है, इस मकान को खरीदने के बाद आप अगले 24 से 36 महीने के अंदर एक और मकान नहीं खरीद सकते हैं। यदि आप खरीदेंगे तो अभी अभी आपने जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ली थी वो एग्जम्पशन आपकी सर्वाइव नहीं करेगी, वो फॉरफिट मान ली जाएगी, वो
जैसे ही आपने एक नया मकान खरीदा जिस साल, तो उस साल जो आपने अभी रिसेंटली कैपिटल गेन की आपने एग्जम्पशन ली थी, वो उस साल की इनकम मान ली जाएगी। सबसे आखिरी इंटेलिजेंट डिफरेंस, ये जो आपने नया मकान खरीदा है, इस मकान को ही अगर आप बेच दें तो अगले कुछ समय बाद, तो फिर से सेक्शन 54 के प्रोविजंस की बात करते हैं। सेक्शन 54 का प्रोविजन कहता है, अभी अभी आपने एक मकान बेचा था, उस मकान के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपने एक नया मकान खरीदा है, अब इस नए मकान को ही आप दोबारा बेच रहे हैं आप। तो ऐसे में सेक्शन 54 कहता है इस मकान जो आपने अभी अभी बेचा है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। जितना आपने अभी रिसेंटली लास्ट ट्रांजैक्शन में आपने जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आपने एग्जम्पशन ली थी। और सेक्शन 54F में आपने जिस रेजिडेंशियल मकान को, नए मकान को खरीद कर जो आपने कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन ली थी, वो एग्जम्पशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी यदि अगले 36 महीने के अंदर आप कोई नया मकान खरीदते हैं, कोई नए मकान की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सेक्शन 54 और सेक्शन 54F या सेक्शन 82 और सेक्शन 86 में कितने बड़े डिफरेंस हैं। इन डिफरेंस को बहुत ही इंटेलिजेंटली आपने समझना है, इसे अपने जीवन में उतारना है, और कभी भी किसी भी मकान को बेचते समय, किसी भी मकान को खरीदते समय सबसे पहले आप इस बात का बहुत अच्छे ढंग से एक मूल्यांकन करें कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स की क्या लायबिलिटी आने वाली है। तभी आप मैक्सिमम टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। तो किसी भी और जानकारी के लिए मुझे आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप करें अथवा ईमेल लिखें। मुझे आपकी कन्फ्यूजन्स, आपको कुछ यदि डाउट्स हैं, उससे क्लियर करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।